तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जब जागो तभी सवेरा एक्चुअली। So once again welcome all of you in the today's live session of KVS RO Delhi for class 9th physics. I am Vibhuti Bhushan Pandey, PGT Physics from KV number 1 Delhi Cant. Once again welcome all of you in this live session. In this session we are going to start a new chapter of class 9th physics, that is your chapter number 10 called gravitation as per the NCERT textbook. So for this gravitation, a very common, I think, force which is present around us, because right from the beginning we observe this force in our day-to-day life, and even in the early classes also you might have heard about this force, that is the gravitational force. तो एक्चुअली ये जो फोर्स आप जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं, तो ये जो ग्रेविटी वर्ड है दैट इज यूज्ड इन सम अनदर सेंस ऑल्सो, है ना। हम बोलचाल की भाषा में भी हम इवन एक पर्सनालिटी का पार्ट भी बोलते हैं, एक व्यक्तित्व को बताने वाला एक शब्द है, उसे भी हम ग्रेविटी बोलते हैं कि वो पर्सन बहुत ग्रेविटी वाला पर्सन है, ऐसा बोलते हैं। तो दैट मीन्स ग्रेविटी इज हैविंग सम काइंड ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन, समथिंग व्हिच अफेक्ट्स ऑन अदर। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट the chapter gravitation. Before this you might have heard this story of Newton. कहाँ से इस gravitation का concept स्टडीज में लिया गया, तो उसके लिए आपको याद होगा न्यूटन की वो स्टोरी आपने सुनी होगी कि जब वो अपने बाग में बैठा था, गार्डन में बैठा था, तो एप्पल पेड़ से टूटकर नीचे गिर रहा। तो इट्स ए वेरी कॉमन फेनोमेना, जब भी पेड़ से कोई भी फ्रूट्स या लीव्स डिटैच होते हैं तो नीचे ही गिरते हैं। बट दिस इज द फैक्ट कि जो एक सफल लोग और एक आम लोगों के देखने का नजरिया है वो यहीं से डिफर करता है। तो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल पर्सन आर नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, दे आर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। वो कोई अलग काम नहीं करते, जो भी हम काम करते हैं उसे सिर्फ अलग तरीके से करते हैं। तो उससे पहले भी पेड़ से फ्रूट्स टूट करके नीचे ही गिरते होंगे, लेकिन ये बात जब न्यूटन ने देखी तो उसके बारे में उसने सोचा, और ये कहा जाता है कि ये जो पीरियड था जिस समय उसने ये ऑब्जर्वेशन की, दैट वाज आल्सो ए लॉकडाउन पीरियड। जैसा अभी हम लोग घर पे बैठ करके लॉकडाउन पीरियड में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सोचें अच्छा, तो ये भी वो भी उस समय का एक पीरियड था जो लॉकडाउन पीरियड था। उस समय किसी प्लेग के कारण पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी, और उसके कारण वो भी लॉकडाउन पीरियड में न्यूटन ने ये ऑब्जर्वेशन की थी। तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे न्यूटन ने एक बहुत ही
फेमस बुक जिसे प्रिंसिपिया मैथमेटिका बोलते हैं, जो प्रिंसिपिया के नाम से बहुत ही कॉमनली फेमस्ड है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो ये उसी लॉकडाउन पीरियड की देन है। सो माय डियर, अगर आप भी कुछ पॉजिटिव सोचेंगे इस लॉकडाउन पीरियड के बारे में और कुछ लॉकडाउन पीरियड में कुछ अच्छा करना चाहेंगे, तो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन स्पेयर फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर योर पॉजिटिव थिंकिंग। सो दिस इज द वेरी वेरी फ्रूटफुल टाइम दैट यू कैन स्पेयर for your ambitions, your positive thoughts. So give positive shape to this evaluative, this precious time that you are having with you at your home. तो इसके साथ ही अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन। तो दिस कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, that is the force which is always acting on any massive object. What is the meaning of this massive object? वो कोई भी चीज जिसके अंदर मास हो। मास क्या होता है? मास मीन्स कोई भी चीज, जिस चीज की भी बनी हुई है। जैसे आप अगर बुक देखते हैं तो बुक जो है वो पेपर्स, पेजेस का कलेक्शन है। तो ये जो पेजेस कलेक्ट करके, जितने पेजेस कलेक्ट करके ये बुक बनाई गई है, तो उन पेपर पीसेस को, उन पेपर्स का जितना भी टोटल क्वांटिटी, उनकी पूरी टोटल क्वांटिटी जितनी इस टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है, दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस और इन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। तो मास जिससे भी जो चीज बनी है, जिनसे भी मिलकर के जो चीज बनी है, उस ऑब्जेक्ट में, उस वस्तु में, उस पदार्थ की जितनी मात्रा, उस मटेरियल की जितनी क्वांटिटी मौजूद होती है, दैट इज टर्म्ड एज इट्स मास। तो जो भी चीज हम लोग देखते हैं, उस हर चीज के अंदर कुछ न कुछ मास है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये कहते हैं कि जिस किसी बॉडी के अंदर मास है, दैट इज हैविंग द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अनदर बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ। वो हर दूसरी चीज को अपनी ओर खींचती है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज simply the force of attraction between any two masses in the universe, in the whole universe, whatever the size and shape of the body, अगर उसके अंदर मास है, then that will experience this force of attraction which is known as gravitational force. So gravitational force is acting between any two bodies which is having mass, any two bodies or any other body. Then one more term comes into play, and that is what? Gravity. One more term, that is gravity. Gravity is just the special case of gravitation. Gravity is the special case of gravitation, because in the gravitation, what I have told, that force of attraction between any two masses, whatever, Earth and Sun, Sun and other planet, Earth and Moon, whatever the mass we are considering, this cap and marker, right? Any two masses, whatever you are observing around you. So that force of attraction is known as force of gravitation or gravitational force. But gravity is what? Gravity is a special case of gravitation, and this speciality is what? That if Earth attracts a body, if Earth attracts a body towards it, then that is known as force due to gravity, or that force is known as gravity, force of gravity. So gravity is the special case of gravitation, means one body if you have taken as Earth,
then here on the surface of earth we will say that this force is the force of gravity. So this gravity is acting when force of attraction between earth and any other body, right? But the special case of gravitation. So this is your another case of gravitation, right? Gravity is the special case of gravitation. Now, the most important thing that we discussed just now, given by the Newton. So this force, if the force is acting between the two bodies, then what will be the magnitude of this force? How much force it will act? So that is calculated by Newton by doing different experiments and all that observations. Newton gave the law of gravitation. So this is known as Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Actually, it is also known as universal law of gravitation. Universal law of gravitation. The same. It is also, this is or Newton's law or universal law of gravitation. Why it is universal law? That we will come to know just now. So what is given by this Newton's law of gravitation here? That if you are having two masses, suppose this is the mass m1, this is the mass m2, right? You are having any two masses. You can take earth and sun, earth and moon, any two masses on the earth surface also, right? तो कोई भी दो चीज आप ले सकते हैं. तो अगर दो चीजें हैं जिसका मास m1 और m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है, if they are separated by distance r, then from Newton's law of gravitation, what we have? Number one, the force of attraction between two masses, that force is directly proportional to the product of their masses, m1 into m2. First statement is the force of attraction between any two masses m1 m2 separated by distance r is number one डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज m1 into m2. Then inversely proportional to, number two is what? This force is inversely proportional to the square of the distance between them. This force is inversely proportional. इसलिए डायरेक्टली था तो डायरेक्ट लिख लिया, इनवर्स है तो उल्टा करना पड़ेगा. तो 1/r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. टर्म को आप ध्यान से सुनेंगे तो क्या कह रहे हैं? It is inversely proportional to the square. So it is called inverse square law. Okay. So this second law, where the force of attraction is inversely proportional to the square of the distance, is also known as what? Inverse square law. ये जो आप देख रहे हो सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट हमने बोला ना, इसका सेकंड पार्ट है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. सेकंड inversely proportional to the distance between them is r, square of that r square, then inversely proportional, so 1/r². So this second law is also known as inverse square law. It is a very important law
और एक्चुअली इट हैज़ गिवन अ न्यू आइडेंटिफिकेशन टू न्यूटन। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अगर आप कभी हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, कितनी मुश्किल के बाद ये चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट की गई हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले स्टार्टिंग में ये माना गया था कि अर्थ सेंटर पे है और अर्थ के चारों ओर पूरा ब्रह्मांड जो है वो घूम रहा है। स्टार्टिंग में ये माना गया था और बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया गया था कि अर्थ ही सेंटर पे है और अर्थ के चारों ओर चीज़ें घूमती हैं। उस चीज़ को गलत प्रूफ करने में कितने सारे साइंटिस्ट को हाउस अरेस्ट झेलना पड़ा, कितने सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इसके कारण बहुत बाइकआउट हुआ उनका, जब उन्होंने ये गलत बोला कि नहीं, अर्थ नहीं सन के चारों तरफ चीज़ें घूमती हैं। तो उस चीज़ को मैथमेटिकली वेरीफाई न्यूटन के लॉ की हेल्प से ही किया गया था, मैथमेटिकली प्रूफ करने के बाद कि नहीं, इट इज शोन बाय दिस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हो, इन दोनों को अगर आप मिलाते हो, देन इट गिव्स यू व्हाट, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। तो जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब अगर आप इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज टेकन एज g, देन दिस इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज योर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, या मैथमेटिकल फॉर्म में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखते हैं F इजिकल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। दिस G इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कह सकते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Why it is called universal gravitational constant? Because its value is not changing anywhere throughout the universe. Its value remain constant. That's why it is termed as universal gravitational constant. And this is the reason why this law is called universal law of gravitation. That this law remain valid throughout the universe without any change in the constant G. ये G की वैल्यू ना किसी मीडियम पे डिपेंड करती है, मतलब कि आप ये दो मासेस को हवा में रख लो तब भी इतना ही फोर्स लगेगा, पानी के अंदर डाल दो तब भी इतना ही फोर्स लगेगा, तेल के अंदर डाल दो तब भी इतना ही फोर्स लगेगा। मतलब बीच में आप कोई सा भी मीडियम रख दो, बीच के मीडियम में कुछ भी ना हो, जैसे सन से लेके अर्थ के बीच में आपको पता है एटमॉस्फेयर बहुत कम दूरी तक है, बीच में पूरा स्पेस खाली है। तो उन सब चीज़ों से बीच के मीडियम में क्या प्रेजेंट है और क्या क्या चीज़ें इसके बीच में हैं, उन सब से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको कुछ भी नहीं लेना है। जब आप दो मासेस ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ दोनों बॉडीज के मासेस लेने हैं और उनके बीच की डिस्टेंस। और जब हम लोग बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं, देन we have to take the distance from the center of one body to the center of another body. So this force is always acting along the line joining the centers of the two bodies, and it is attractive in nature, so this is always acting along the line. From Newton's third law, if it will attract this way, this will be attracted towards this way also. तो यहाँ पे न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन भी आपको एक्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, है ना। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपका पूरा सोलर सिस्टम स्टेबिलिटी में है, स्टेबल है। अर्थ अपनी जगह पे है, बाकी प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं।
सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई एक दूसरे के रीजन में एंटर नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंसिंग देम। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है भाई, कैसे बैलेंस हो जाता है, कैसे गोल गोल घूमने लग जाता है फोर्स की वजह से? बहुत सिंपल सी बात है। आपने अगर देखा हो तो आप एक पत्थर को धागे से बांध के और उसे आप इस तरीके से गोल 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 घुमाना चाहते हो, ठीक है? तो जैसे ही आप इस बॉडी को इसके अनुसार गोल गोल घुमाना चाहते हो, तो आपने मोशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे गोल गोल घुमाना चाहते हो तो उस धागे को हमेशा आपको देखोगे अपनी ओर खींचना पड़ता है, तभी तक ये बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है। मतलब दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस वे, तो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स अलोंग दिस वे एंड दिस विल कंटिन्यू इट्स पाथ अलोंग दिस लाइन। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो ये जरूरी है कि एक फोर्स उसे सेंटर की तरफ खींचती रहे। ये फोर्स उसके सेंटर की तरफ, हर एक पॉइंट पे जहां भी आप देखोगे वहां से सेंटर की तरफ ये फोर्स अट्रैक्ट होता रहेगा। तो एक्चुअली इन प्रैक्टिकल सेशन दिस सन इज प्रेजेंट हियर एंड अर्थ इज हियर, तो सन इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स right the center, then earth is revolving on this path on its orbit, ठीक है? तो यही इसका फोर्स है and this g is constant throughout the world, then its value is actually, you can find first its unit, what will be the unit of this g, and then you can write the value of g as 6.673 into 10 to the power minus 11. This g is 6.673, लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो, अदरवाइज 10 to the power minus 11. What will be its unit then? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? तो फोर्स, इसको इधर लेके आओगे आप, चलो इसको डिफाइन कर देखते हैं अभी क्या बनता है। G के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो G इज इक्वल टू व्हाट, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज मास इंटू मास, दिस इज G. Try to find the unit for G. You know the value of unit of Newton, sorry, force is Newton, this distance is meter, then square of it divided by mass is in kilogram, this mass is also in kilogram, so this gives you Newton meter square and this is kg minus 2. This is the unit. So the unit of G is Newton meter square per kg square. So here you can write Newton meter square per kg square. So its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So this value is very right. Okay. Now, would you like to solve a numerical problem based on it? So just write down a numerical. Okay. Just try to find the force acting between the two bodies. Write a question. Find the force acting between two masses take it as 50 kg, this is of 50 kg, and another mass of suppose 100 kg separated by 10 centimeter.
what will be the force acting between them? एक मास है 50 किलोग्राम का, दूसरा मास है 100 किलोग्राम का, और उनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर. What will be the force acting between them? Gravitational force acting between them. Just put the values. G you have to place like this. So what will be the value? F is equal to G. G is 6.673 into M1. M1 is 50, sorry, first 10 to the power minus 11. Then M1 is 50, M2 is 100 divided by 10 centimeter. We all are taking here MKS. So distance must be in meter. Convert it into meter. So divide it by 100. So 1 by 10 or 0.1 square of this. Just solve it. So it will give you what? This is your 0.1 means 1 by 10. The square of this means more 100. So this will give you 5 into 6.673 into 10 to the power. Here minus 11. Here it is 1020. If you remove this, again 100. 0.1 by 10, 100. So 2, 2, 4 and 1, 5. 5 minus 11, that is your minus 6 Newton. Just multiply 5 3 is 15, 5 7 is 35, 1 36, 5 6 is 33, and again 5 6 is 30 and 3. So this is your 33.365 into 10 to the power minus 6 Newton. It's a very weak force. बहुत ही कम, बहुत ही वीक फोर्स है, क्योंकि ये आपका फोर्स ड्यू टू masses only. So this force is actually in the nature, इसे भी आप याद रखेंगे, this is the weakest force in nature. Gravitational force is the weakest force, सबसे कमजोर फोर्स है, और जिसने पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को संभाल रखा है. पूरे यूनिवर्स को संभालने वाला फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है. पूरा सोलर सिस्टम आपका इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है. ये ध्यान रखेंगे आपके. दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. नेचर में आपके जितने भी फोर्सेस पाए जाते हैं, उनमें से ये सबसे कमजोर, सबसे वीक फोर्स है. राइट? एंड एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस ऑलवेज. तो इसीलिए इसको सेंटर के अलोंग लगने वाला फोर्स है, तो इसे हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं. इट इज ए काइंड ऑफ central force acting along the line joining the centers of the two bodies. It is also called central force acting along the centers of the two bodies. Okay, now try to define this G. G की यूनिट अभी हम लोगों ने निकाली ना. अब आप इस G की डेफिनेशन लिख के बताओ. What should be the definition of G? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. डिफाइन G. So now we are going to define G. How can we define this gravitational constant capital G? So what do you have? You are having F is equal to G M1 M2 upon R square. If you are taking M1 is equal to M2 is equal to 1 kg and R is equal to 1 meter.
then F is equal to what? This is G, M1 is 1, M2 is 1, distance is also 1, then square of this, then this gives you F is equal to G. Right? So you can just note it down. Right? So F is equal to G. So how can you define this G? Okay. So how can we define this G? Board is not visible. Okay, your commented board is not that much clear, so I am trying to just adjust the board distance if it could be adjusted. Can you focus in that? Okay. So now, how can we define this G? Okay, it's not that much clear. Well, just define this G. How can we define this G? So what do you have here? Mass is M1, M2, 1 kg, distance is 1 meter. So we can say this gravitational force is the force acting between two masses of 1 kg, or you can say unit mass, separated by 1 meter or unit distance, whatever you say. So we can say this gravitational constant, universal gravitational constant, is the force acting between two unit masses separated by unit distance. Right? This gravitational constant G is the force acting between two unit masses separated by unit distance, is known as gravitational constant. So this is what we say about this Newton universal gravitational constant. Right? तो in this way you can define G. अब इसमें अक्सर पूछा जाता है कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, जैसा भी हमने क्वेश्चन किया था अभी, कि इफ यू आर हैविंग टू मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज r, this is mass m, this is mass suppose 4m, right? And if suppose we reduce the distance between them by half, r by 2, so how much time force will increase or decrease? First it will increase or decrease? As the distance between them is decreased, and we know what, it is inversely proportional to the square. तो जब आप r को कम करोगे, if r decreases then force increases. So as you are increasing, right, if you are decreasing the distance, you are increasing the force. Right? Very good. So now video is not, board is clear now, so it's good. So if r is r by 2, then force becomes what? r की जगह पे आप पहले अगर मान लो दोनों मासेस है, एक m है एक 4m है, तो force between them is, suppose initial force is taken as F1, then F1 is G, M1 is M, M2 is 4m divided by what? R square. Now take F2.
F2 is again G, M1 is M, M2 is 4M, still same masses, M and 4M, but now the distance becomes R by 2. Then the square of this, so this will give you what? R by 2, R square by 4. तो R square by 4 को क्या लिख सकते हो? 4 ऊपर चला जाएगा, and this is G M into 4M divided by R square. So this value is what? This value is M into 4M by R square, M into 4M by R square is only F1. So put the value of F1. So that will give you 4F1. So this F2 is 4 times F1. इसका मतलब अगर आपने डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स. अगर आप मास को केवल डबल किए होते, अगर मान लो इस मास को उठा करके हमने 2m कर दिया होता, तब क्या होता? m की जगह पे 2m. डिस्टेंस अगर आप उतनी रखते हो, है ना, ये है. अब अगर सिचुएशन हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, मास को ले लेते हैं 2m, ये आपका वही है 4m, डिस्टेंस उनकी यही है r. तो इफ द टू masses are 2m and 4m, डिस्टेंस इज सेम, वन ऑफ द मास इज डबल्ड, m को 2m कर दिया, तो यहां पे क्या करोगे? m, ये तो इतना ही है, दिस डिस्टेंस, दिस इज 2m, डिस्टेंस इज सेम, तो ओनली what will happen? This 2 comes as a factor here, 2, and then this gm into 4m by r square. तो ये आराम से आप इसे 2 टाइम्स आप कर सकते हो कि दिस बिकम्स 2 टाइम्स F1. तो मतलब मास को जितना टाइम्स आप बढ़ाएंगे, फोर्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो अगर मास को आपने 2 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा. क्लियर? तो इस तरीके से आप जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है वो आप समझ सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए डिफरेंट टॉपिक, that is relation. Mass we have discussed. Now we are going to discuss a different concept, that is of concept of free fall. If a body is falling freely, concept of free fall, that if a body is falling freely, what will happen? Freely means on the surface of earth we are talking about. If a body is falling freely, then what will happen? देखिए, आप इसके वर्ड्स का मतलब समझें कि this is falling freely means this body is kept here. First you simply, right, holding it, and then you are releasing it. You are not throwing, right? Released. You hold it like this and then release it. Then the body starts falling freely, right? But if you are throwing, that's a different case. That is not freely falling. Okay? Once you have thrown, then it is the body initially thrown. Then after a certain time, it will start falling freely. Okay? But if you say if a body is falling freely, starting from rest, then this is body is thrown, this is simply dropped, and it is falling freely. So which force is acting here? If it is somewhere in the between earth and here you are having the earth surface, this is your earth surface, that is surface of the earth. Then this body is attracting
This body is being attracted by the earth. This body is attracted by the earth. So force acting on it is only what? If this is the mass m, then earth is attracting it. And I am using the word here, attracting towards the center. चलो पहले हम इसी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ अगर है और हम ये कहते हैं कि अर्थ इज अट्रैक्टिंग ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो इसका क्या मतलब है? सपोज दिस इज योर अर्थ, ओके, दिस इज द अर्थ. If a body is placed here, then if I am saying the earth is attracting it towards its center, it's a very common कि ये इसको यहां से सेंटर की ओर ये अट्रैक्ट हो गया. बहुत सिंपल सी बात है कि अर्थ का अपना मास जो भी है m, इसका मास मान लो स्मॉल m, रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, तो बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, then this force is acting towards the center. Then what about the body placed here? इसका क्या होगा? जो बॉडी यहां रखी हुई है ये नीचे नहीं गिरेगी, है ना? It will also be attracted towards the center of the earth. क्योंकि आपको पता है पूरी अर्थ जो है वो क्या है? स्फेरिकल है, और स्फेयर के हर एक पॉइंट पे आपने अगर ग्लोब में देखा ही होगा कि कोई ना कोई पार्ट जरूर है आपका, ठीक है? नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास पानी ज्यादा है पोल्स के पास, बट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ समथिंग इज लिविंग. पानी है तो और पानी जल्दी नीचे गिर जाना चाहिए था. अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पे, ठीक है, यहाँ ऊपर है, यहाँ से नहीं गिर रहा, तो नीचे का पानी यहाँ से बह के चले जाना चाहिए था ना. ऐसा होता है क्या? No, because that is also being attracted towards the center of the earth. अब जहां भी रखते हैं बॉडी को, हर एक पॉइंट से बॉडी उसे अपनी ओर खींचती है. हर एक पॉइंट से बॉडी, मतलब ये अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर. आप चाहे कहीं भी रख लो, आपको हमेशा अर्थ अपनी सेंटर की ओर ही खींचती है. तो हमें एक पॉइंट पे खड़े होकर के ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम एक छोटे से पोर्शन को देख पाते हैं, यहां से यहां तक देख पा रहे हैं अर्थ के इतने पोर्शन को, तो विच ऑलमोस्ट अपीयर्स टू बी फ्लैट. एक जगह खड़े होकर के हम लोग अर्थ के बहुत छोटे से पार्ट को देख पाते हैं, है ना? जैसे अगर मान लो ये आपके हाथ के ऊपर अगर चींटी चढ़ रही हो और वो चींटी आकर के एक पॉइंट पे आकर के चढ़ जाती हो, तो यहाँ से जब वो यहाँ पे आती है एक पॉइंट पे, तो उससे बस इतनी दुनिया नजर आती है कि यहीं तक, इसके पीछे क्या है उसे कुछ नहीं पता, बिकॉज that ant is not able to see this part. तो वही हालत अपनी है. जब हम लोग अर्थ के एक पोर्शन पे खड़े हैं तो we can see only a small portion of the earth and that portion appears to be very flat. तो इसीलिए हमें अर्थ का सरफेस फ्लैट दिखता है और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ वाला तो फिसल के नीचे गिर जाएगा, यहाँ रखने से तो ये इधर गिर जाएगा, बट इट नेवर हैपन्स. सही बात है ना? सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द body and the earth surface. Actually always you have to take a mass m, so that mass m is here, and then small m, mass of the body, distance between them, whatever you are taking, that will be the force. So this is your F is equal to, right, this you can take F force, F is equal to G, this is mm upon r square, right? Then naturally if earth is attracting this body, then body will accelerate, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जीरो है, यहाँ पे ये बॉडी क्या है, u is equal to 0. उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. इट मीन्स इट इज एक्सेलरेटिंग. तो एक्सेलरेटिंग मीन्स सर्टेन एक्सेलरेशन मस्ट बी देयर. तो दैट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to what, ma. तो दिस ma gives you what, g m by r square. So if you can cancel this mm, then this a is what, gm upon r square. So this acceleration is given a special name. This acceleration is due to what?
This acceleration is due to the force of gravity. Gravity is the special case of gravitation, and this is the force of gravity by earth attracting a body towards it. So this acceleration is given a special symbol that is taken as acceleration due to gravity. This is denoted by G and called what? It is called acceleration due to gravity, G. So whenever a body is falling freely under the action of gravity, under the effect of gravity, that is earth attracting a body towards its center, then the acceleration produced in the body is known as acceleration due to gravity, denoted by G. So here in place of A, what we can write? This is G is equal to capital G m by r square. So this is called relation between small g and capital G. Small g is what? Small g is acceleration due to gravity, and capital G is what? Universal gravitational constant. So this small g is equal to capital G m upon r square, where m is what? M is the mass of earth, and r is what? R is the radius of earth. अर्थ का रेडियस ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर, और आप ये जो बॉडी गिराते हो वो कुछ मीटर से, है ना, 10 मीटर 20 मीटर की हाइट से आप बॉडी को गिराओगे, तो दैट इज वेरी मच नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर ऑलमोस्ट. तो इसलिए हम लोग इसे रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस ले लेते हैं. सो दिस इज योर G is equal to Gm by r square, right? Then if you want to write this force in place of A, if we write this G, then this force becomes what? This force becomes Ma becomes now what? M into G, right? So this is called the weight of the body. W is equal to mg. W is m into g. So this is called weight of the body. Mass into acceleration due to gravity. So actually we define this weight W by mg. Actually this mg is defined as what? The force of attraction, or the force by which earth attracts a body towards its center is known as force of gravity by the surface of earth. So this is known as the weight of the body. Weight of the body is defined as what? Weight of the body is defined as the force by which earth attracts a body towards its center is known as the weight of the body, right? And in the beginning we discussed the mass of the body, right? So can you compare mass and weight का डिफरेंस अब आप समझ सकते हो. आम बोलचाल की भाषा में तो हम लोग कह देते हैं कि इस बॉडी का वेट इतना है, इस बॉडी का मास ये 10 kg वेट बदल देते हैं. ये आदमी कितना भारी है? 50 किलो भारी है, मतलब 50 किलो वेट है इसका, ऐसा बोल देते हैं. बट एक्चुअली ये बोलना सही नहीं है. जब आप किसी बॉडी को 50 किलो वेट बोल दोगे तो फिर वेट की यूनिट क्या बन रही है? यहां से अगर आप देखो तो वेट इज व्हाट? mg. दैट इज ए काइंड ऑफ फोर्स. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. तो वेट की यूनिट भी क्या बनेगी? न्यूटन. तो इसीलिए जब आप किसी को बोलते हो ना कि बॉडी का, इस आदमी का वेट 100 किलो हो गया, तो वेट 100 किलो नहीं होता है. वेट तो हमेशा न्यूटन में मापा जाता है, न्यूटन में मेजर करते हैं. एक्चुअली दैट इज द मास ऑफ द बॉडी. उस आदमी के अंदर जितना फैट है, जितना बोन वेट है, जितना ब्लड है, सब कुछ मिला करके वट एवर द कंटेंट्स ऑफ द बॉडी, उसका पूरा मास, दैट मास इज 100 kg.
or 50 kg, whatever you are taking. But when you are expressing weight, that should be expressed in न्यूटन. तो उसे हमेशा आप न्यूटन में बोलेंगे, तब ये आपका वेट बनेगा. So can you differentiate between mass and weight of the body? दोनों में अंतर आप कर सकते हैं. अब आप चलिए पहले हम लोग कुछ पॉइंट वाइज देखते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ द बॉडी, है ना. जो हमने पढ़ा उसे जरा रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मास एंड वेट ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले आप दोनों की डेफिनेशन बताएंगे, है ना. दोनों की डेफिनेशन बताएंगे. व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. तो मास की डेफिनेशन में आप बोलते हैं मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. ये किसी भी बॉडी में किसी चीज की जितनी मात्रा है, दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. वेट क्या है? तो वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड वेट. तो पहली जो आप चीज लिखेंगे वो इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, राइट. इसको भी डिफाइन करेंगे. दूसरी चीज आप लिख सकते हैं इसकी यूनिट. तो यूनिट क्या होती है? मास के लिए हम लोग यूज करते हैं किलोग्राम और ग्राम, जबकि इसके लिए क्या यूज करते हैं? न्यूटन और डाइन, है ना. फोर्स है ये. फिर तीसरी चीज आप बता सकते हो, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, पर इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स. तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मास स्केलर है जबकि वेट आपका वेक्टर है. तीसरी चीज ये हो गई. जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कि आप अगर मास की वैल्यू लोगे, आप यहां मेजर कर लो, आप दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, है ना, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि उस बॉडी का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होता है. तो इट इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. Not changing from place to place, but this is changing. How? ये कैसे चेंज होता है? तो आपने वो फॉर्मूला भी जो लिखा था, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल GM बाय आर स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला आपने यूज किया था, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? m इंटू जी. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन g. And G is depending on what? This is constant throughout the universe. G remains same. But M, mass of that planet. R, radius of that planet. If you are going to the moon, it will be the mass of the moon. It will be the radius of the moon. Naturally, that will be different from the Earth. Moon बहुत ही छोटा है कि नहीं, अर्थ के रेस्पेक्ट में. तो G की वैल्यू वहां जाके कम हो जाएगी. एक्चुअली आपकी बुक में इसे कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है कि ऑन द सरफेस ऑफ मून दिस वैल्यू इज 1/6 दैट ऑफ द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू होती है उसके 1/6 पार्ट जो है वो मून पे रह जाता है. केवल 1/6, मतलब मून पे अगर आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू G/6 हो जाएगी. जितना अर्थ पे है उसके 6th पार्ट केवल रह जाता है. So that's why this weight is okay. So we can review all this. We can review all these facts tomorrow also. Tomorrow means day after tomorrow. On Monday we will review all these facts, and then we will move further in this chapter on Monday at the same time between 12 to 1. So be happy, be at home,
enjoy the leisure time and do some creative work at home and try to revise the whole chapter. Whatever we have discussed, just write the notes of all these and solve NCERT questions that are given in the example 10.1. You can solve now very easily. Example 10.2. So example 10.1 you have to solve, not 10.1. You can try 10.2 also. So this you have to solve using equations of motion 10.1, 2 and 10.3. These three questions you have to solve by yourself, and then we will meet on Monday. So have a good day and enjoy your weekends at home. Thank you, dear. Thank you for being with me.